वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। तो आज हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जिसे हम लोग जनरली रोटेशनल मोशन ही कहते हैं, इसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। और इसके पहले हमने आपको बहुत सारे डिटेल्स में इंट्रोडक्शन दिया इसका कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी होती है सेंटर ऑफ मास, और उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं पार्टिकल क्या होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है ना। तो ये सब आप सीख गए हैं, तो एक बार फिर से मैं चाहूँगा इसको रिवाइज कर देता हूँ 5 मिनट में। पार्टिकल वो है जिसकी साइज़ क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, और कुछ न कुछ मास ज़रूर होता है। मासलेस नहीं कह सकते हम उसे, लेकिन मास कुछ न कुछ रहेगा। साइज़ बिल्कुल क्या होगी, नेग्लिजिबल साइज़ होगी, साइज़ रहेगी। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्टिकल। और जब कई पार्टिकल मिलते हैं आपस में तो एक सिस्टम बनता है। क्या बनता है, सिस्टम। तो जैसे हमारा ये मार्कर क्या है बेटा, बता सकते हो? ये पार्टिकल का सिस्टम है। क्या है ये, है ना। तो ये हमारा जो है, हाँ, ये जो हमारा मार्कर है वो क्या है, सिस्टम है। किसका सिस्टम है हितेश बेटा? पार्टिकल से। कई पार्टिकल मिले होंगे तभी बना होगा, है कि नहीं? बहुत सारे पार्टिकल्स। अगर कोई पूछे उन सभी पार्टिकल का मास होता है तो कहोगे सर मास होता है। मासलेस तो नहीं कह सकते ना, बोलो, मास है ना। तो जो सभी पार्टिकल का मास है, तो इन सभी पार्टिकल का मास किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है, केंद्रित होता है। मतलब आपको सारे पार्टिकल्स का टोटल मास कहीं एक पॉइंट पर आपको मिलेगा। समझ में आया ना। जैसे हमने कहा ये कई पार्टिकल से मिलकर बना है, कई पार्टिकल से, सब पार्टिकल का अपना अपना मास है। उन सभी पार्टिकल्स का जो मास है उसे ऐड कर दो तो क्या कहेंगे, टोटल मास। वो टोटल मास कहाँ पर मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, उस लोकेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गया ना। ये एक सिर्फ डिफाइन करने का एक तरीका है, और सेंटर ऑफ मास जानने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो अधूरे रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि कोई बॉल अगर रोल कर रहा है तो बॉल का जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे, आप ध्यान दिए होंगे, जो बॉल होता है अगर रोल कर रहा है, जैसे वो सामने आपकी देखो रेड बॉल रखी हुई बड़ी सी, अगर ये रोल करे तो इसका जितने भी पार्टिकल्स जो सरफेस पे होंगे वो सब क्या होंगे, ऐसे से मूव करते हुए नजर आएंगे ना। बोलो, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसमें क्या ऐसा चीज है कि जो कि आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? कोई ऐसा पॉइंट आपको समझ में आएगा, फील आएगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वो है उसका सेंटर ऑफ मास। क्लियर? वो आपको ऐसा फील हो कि वो बिल्कुल वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और सच में वो जाता है। इसके पार्टिकल्स सब डिफरेंट डायरेक्शन मोशन कर रहे हैं, डिफरेंट वेलोसिटी से, वो अलग बात है। लेकिन जो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अभी इस मार्कर को हम ऐसे घुमा कर देखो, ऐसे रोटेट करके ऐसे फेंक देते हैं, तो इसके जितने पार्टिकल्स हैं सब ऊपर जा रहे हैं, कैसे, मोशन करते हुए ऐसे, है ना। लेकिन इसका एक पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किधर जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, सीधे जा रहा है वो। और आ भी रहा है कैसे, सीधे आ भी रहा है कि नहीं। तो वही पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास होता है। समझ में आ गया ना। और इस सेंटर ऑफ मास से हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सीख लीजिए। कैलकुलेशन वो ऐसे करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्टिकल मान लेते हैं। कितने पार्टिकल, 2 पार्टिकल। ठीक है, मान लो कि ये आपके कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं। ये 2 पार्टिकल मिलके एक सिस्टम बन रहे हैं। ये पूरा एक सिस्टम है 2 पार्टिकल से मिलकर सिर्फ, ठीक है ना। तो इसका भी अपना मास है, इसका भी अपना मास है। क्लियर? और इसका अगर हम कुछ बात करें इसका मास कितना होगा, तो हम लेट कर सकते हैं मास m1 और m2। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, कहोगे इसके बीच में कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। बोलो,
यहाँ कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा इसका बीच में, क्लियर। तो वो सेंटर ऑफ मास हमें कैसे कैलकुलेट करें, तो भाई बीच में तो हम भाई प्रैक्टिकली बता सकते हैं कि बीच में होगा, लेकिन जब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं तो किसी न किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी रेस्पेक्टेड पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो जैसे ये पार्टिकल है m1, ये पार्टिकल है m2, मान लो कोई है ये पॉइंट ओरिजिन, मतलब मैं हूं, यहां से ये पोजीशन है r1 वेक्टर और इसका डिस्टेंस कितना है r2। तो इस सेंटर ऑफ मास यानी COM, इसका डिस्टेंस कितना होगा वो हम लोग निकालेंगे, इसे मानेंगे RCM। क्या मानेंगे? RCM। तो RCM कैसे कैलकुलेट करते हैं? M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। ये दो पार्टिकल्स अगर सिस्टम है, कितने पार्टिकल का? सिर्फ दो पार्टिकल का सिस्टम है, तो उसका सेंटर ऑफ मास ऐसे ही निकालते हैं। इसका डिस्टेंस R1 दिया है, इसका डिस्टेंस R2 दिया है, क्लियर है। अगर डिस्टेंस ना दे करके इसका कोऑर्डिनेट दे दे x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट दे दे x2, y2, तो अब बताओ सेंटर ऑफ मास कैसे फॉर्म में बताएंगे? तो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, क्लियर। अगर पहले पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो क्या है? x1, y1 और दूसरे का दिया है x2, y2, तो इसके सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट बनेगा, मतलब अगर हम लोकेशन बताएंगे, पोजीशन बताएंगे, वो भी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ही बताएंगे। दो कोऑर्डिनेट में दिया है तो दो कोऑर्डिनेट बताएंगे, एक्सियम, YCM बताएंगे तब, क्लियर। और एक्सियम कैसे निकालेंगे? इसको देख करके एक्सियम निकाल सकते हैं कैसे? M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। YCM कितना? M1 y1 प्लस M2 y2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना? बस वही कॉन्सेप्ट है, नोट कर लो, शॉर्ट में है चीजें, ठीक है। और इस बार हम कराते हैं न्यूमेरिकल, आज एक दो ठोर करा देते हैं पहले सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। न्यूमेरिकल जरूरी है ना, सेंटर ऑफ मास पे निकालना, और तब हम आपको रोटेशनल मोशन पढ़ाएंगे आपको। एक्सियम, YCM, तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया है तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ही बताएंगे। और मान लो कोऑर्डिनेट अगर ना दिया है तो कोऑर्डिनेट निकाल भी सकते हैं ना, है कि नहीं? तो ऐसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। जैसे रॉड का है तो रॉड का बिल्कुल बीच में होता है सेंटर ऑफ मास, स्फीयर का उसका जो सेंटर होता है वो सेंटर होता है सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर रिंग है, डिस्क है तो उसका सेंटर होता है सेंटर ऑफ मास, है ना। हमने बताया था सारी चीज़ें, और लेक्चर में रिकॉर्ड है बेटा, तो उसको देख सकते हो आप यूट्यूब पर जा करके, फर्स्ट लेक्चर। तो हम इरेज करें इसे। चलिए, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं आप लोग को देने जा रहा हूं, ठीक है। लिखिए, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना, एल शेप्ड लैमिना, ठीक है, एल शेप्ड लैमिना। एज shown in figure, mass of lamina is 3 kg, mass of lamina is
3 kg। कुछ इस तरह से है। देखो ये है एल शेप्ड, क्या है, लैमिना। ठीक है, यहां से ये देखो कुछ ऐसा, ऐसा। ठीक है, यहां का जो पॉइंट है ये दिया है C1। ठीक है, और ये दिया है C2, ये दिया है C3। ठीक है, और यहां जो दिया हुआ ये है एरो, ये है एरो, और इसे कहा गया है ओरिजिन। 0,0 कोऑर्डिनेट है ये। पॉइंट यहाँ पे कहा गया है ए, ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों 2,0, और ये आपका दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट है आपका बी, कोऑर्डिनेट दिया है 2,1, और यह है आपका डी, इसका कोऑर्डिनेट है 1,1, और ये है ई, कोऑर्डिनेट दिया है 1,2। ठीक है, और यहाँ से लेकर ये है आपका एफ है, ये कोऑर्डिनेट दिया 0,2, और ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ तक। ठीक है, ये दिया है 2 मीटर। ठीक है, तो ये फिगर आपको दिया रखा है, आपको इस लैमिना का सेंटर ऑफ मास बताना है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, सोच के बताइए, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। पूरे लैमिना का मास कितना दिया हुआ है, 3 kg। लैमिना आपको दिखाई पड़ रहा है 3 पार्ट में डिवाइड है, एक C1 पार्ट में, एक C2, एक C3 में। बोलो सही बात है ना। इसका मतलब तीनों पार्ट का जो मास होगा, अगर मैं अलग अलग पार्ट कर देता हूं, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, इन सभी पार्ट का मास कितना होगा, 1 kg। बोलो होगा, क्लियर है। यानी ये वाला आपका जो होगा, ये आपका मास 1 किलोग्राम का होगा, ये भी 1 किलोग्राम का, ये भी 1 किलोग्राम का हो जाएगा। क्लियर। आपको करना क्या है, C1, C2, C3 निकाल लीजिए। C1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, C2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, C3 का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इन C1, C2, C3 का जो कोऑर्डिनेट आएगा, उसी का सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए। मतलब एक्सियम कॉमा वाईसीएम। नहीं समझा रहा है, समझिए ध्यान से।
हमें पूरे लैमिना का चाहिए। ये जो C1 C2 C3 दिया है ये सिर्फ इसका इस पोर्शन का दिया है C1, इस पोर्शन का दिया है C2, इस पोर्शन का दिया है C3। पूरे लैमिना क्या होगा, समझ में आया ना। तो पहला काम क्या करना है, C1 C2 C3 निकालना है। मेन पर्पज ये है, जब ये तीनों का मिल जाएगा फिर इन तीनों को लेकर के हम क्या निकाल लेंगे, पूरे लैमिना का सेंटर ऑफ मास। कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा बोलो बेटा, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। क्यों आएगा कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, क्योंकि पॉइंट में ही कोऑर्डिनेट में ही दिया, देखो सब किसमें दिया है। तो C1 C2 C3 निकाल के बताइए कितना आएगा, क्योंकि इन सबका मास कितना होगा 1 kg। यूनिफॉर्म है, क्या है ये, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल, क्लियर। तो इसलिए 1 kg हो जाएगा। तो C1 कितना आएगा जल्दी बताइए, C1 देखो C1 को निकालना है तो ये डिस्टेंस पता करिए कितना होगा, ठीक। और ये डिस्टेंस ये पूरा कितना है 2 मीटर है। तो यहां तक कितना है बोलो 1 मीटर, बोलो है, ये भी 1 मीटर। तो ये बीच में बिल्कुल है, तो ये कितना होगा 1/2। ये पूरा कितना है 2 है, तो यहां तक कितना है, ये 1 मीटर है। तो ये कितना होगा 1/2 और ये भी 1/2। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा 1/2 कामा 1/2, बोलो सही है। इतनी बात समझ आ रही रेचल भाई। ये पूरा 1 है, पूरा 2 है, देखो ऊपर से ये 2, ये 1, तो इसका हाफ 1/2। ये पूरा 2 है भाई, 0,2 ना, ये 2 किसका है y डायरेक्शन में है, तो ये 2 हो गया। तो ये 1, ये भी 1, इसका हाफ कितना 1/2, तो C1 आ गया। अच्छा C2 कितना होगा, ये पूरा 1 है C2 यहां तक, ये 1 और यहां से ये कितना होगा आपका, जल्दी बताओ। ये 1 होगा और ये कितना होगा 1/2 और ये भी 1/2 होगा, बोलो होगा नहीं होगा, हाँ। तो 1/2 और ये 1 कितना होगा, 1 + 1/2 कितना होगा 3/2। तो C2 हमारा कितना जाएगा, x पर आया 3/2 कामा y पे कितना है 1/2। C3 पे कितना होगा, ये पूरा कितना हमारा होगा, ये वाला, ये पूरा 2 है तो 2 में आधा कम कर दो, यानी ये 1 और प्लस 1/2, 3/2 ये होगा और ये कितना होगा 1/2, यानी x पे 1/2 आएगा और y पे कितना आएगा 3/2। तो C3 कोऑर्डिनेट आएगा 1/2 कामा 3/2। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया। हमने क्या किया, मैथमेटिक्स का यूज़ किया और कोऑर्डिनेट C1 C2 C3 का निकाल लिया। कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, x और y की वैल्यू पता करते हैं, है कि नहीं भाई। ये x से कितना दूर है और y से कितना दूर है, क्लियर। तो C1 x में कितना है 1/2 और y में भी कितना है 1/2। C2 x में कितना है 1 + 1/2 और y में कितना है सिर्फ 1/2। C3 कितना है x में 1/2 और y डायरेक्शन में कितना है 1 + 1/2, क्लियर, मतलब 3/2। कोई कंफ्यूजन। अब इन तीनों के लिए मास क्या यूज करेंगे, इसके लिए मास 1 kg यूज करेंगे, इसके लिए मास क्या यूज करेंगे 1 kg, इसके लिए भी मास कितना यूज करेंगे 1 kg। बोलो समझ में आया। तब कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका बताओ, XCM कामा YCM, यही आपका क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। कैसे निकालेंगे XCM कामा YCM, M1x1 + M2x2 + M3x3। वहां पे 2 पार्टिकल था ना बेटा हितेश, यहाँ कितने पार्टिकल हो गए 3, कितने हो गए, तो 3 पार्टिकल में M3x3 हो जाएगा अपॉन M1 + M2 + M3, बोलो हो जाएगा। ऐसे Y1 क्या हो जाएगा आपका M1y1 + M2y2 + M3y3 + अपॉन
m1 प्लस m2 प्लस m3, बस यही सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। m1 1 1 1 है, सब जगह 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो x1 कितना है 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 पूरे अपान 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 3, 1/2 1/2 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1/3/2 बाई 3 सॉल्व कर लेंगे, 2 1 का 2 3 5/2, ये नहीं आ जाएगा, ये 3 2 6 5/6 आ जाएगा बेटा, कितना आएगा बोलो, आ जाएगा ना। और मेरे ख्याल से ये भी उतना ही आएगा, क्योंकि ये 1 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1/2 1/2 3/2 ऐड करेंगे, और बाई यहाँ 3 आएगा, तो यही चीज़ आएगा, सेम सिमिलर आएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2/3, ये भी 5/6। तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्सियम कामा वाईसीएम कितना होगा बोलो जल्दी से, 5/6 कामा 5/6, सॉल्व हो गया, खत्म। तो जल्दी नोट कर लीजिए इसे। तो अब एक क्वेश्चन आपके सामने है टी शेप्ड का, मैं फिगर बना रहा हूं, तो आप लोग रेडी रहिए बनाने के लिए फिगर। ठीक है, ये टी शेप्ड का है, किस शेप का, टी शेप्ड का। ये है टी शेप्ड, ये जो लेंथ है वो टोटल कितना है आपका, आपका ये है 8 मीटर, कितना है 8 मीटर, और यहाँ है आपका ओ, ओ, और ये जो डिस्टेंस है ये पता नहीं कितना है, और ये आपका दिया है 3 मीटर, ये भी आपका है 3 मीटर, ये दिया है 2 मीटर, कितना है 2 मीटर। ठीक है, और ये कितना दिया है यहाँ पे 2 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, और यहाँ से जब आएंगे आप चलेंगे ऐसे, ये है आपका सेंटर ऑफ मास O1, और एक यहाँ है मिड पॉइंट में O2, इन दोनों के बीच में आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे है, कहीं यहाँ पे है, ये है सेंटर ऑफ मास CM। आपको CM का लोकेशन बताना है कितना होगा, ठीक है ना, तो जल्दी बताइए। कहाँ से बताना है, O से बताना है, जल्दी सॉल्व करिए।
कहाँ से निकालना है आपको? ओ से। कहाँ से निकालना है? ओ से। ठीक है, जब ओ से निकालेंगे कैसे निकालेंगे ओ से? देखो ये टी शेप है, इतने पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है वो है O1, और जो इतना वाला पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास क्या है? O2। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? CM पॉइंट पे है। क्लियर ना? हमें O से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। तो अगर हम इसे एज्यूम करें तो ये y एक्सिस है कि नहीं है? ये ओरिजिन अगर मानते हैं तो ये क्या है आपका? y एक्सिस है। बोलो, आप O क्या मानते हो वहाँ पे? ओरिजिन। तो ये क्या होगा इसका? y एक्सिस। बोलो, और इधर क्या होगा? x एक्सिस। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। कौन सी डिस्टेंस? दिखा रहा हूं आपको, ये डिस्टेंस निकालनी है, ये पूरी डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या मान लेंगे हम? y। यही y बतानी है आपको, क्योंकि x पर तो है नहीं। क्या ये बता सकते हो O से O1 तक का डिस्टेंस कितना होगा? वेरी गुड। अगर मैं बात करूं O से O1 तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका हो जाएगा, कहोगे 1 मीटर। सही है। O से लेकर O2 तक का डिस्टेंस कितना होगा? भाई ये पूरा 6 है, ये बिल्कुल ये जो मिड पॉइंट में है। वेरी गुड। तो जो ये डिस्टेंस होगा आपका कहाँ से? O से लेकर के कहाँ तक के? O2 तक। ये आपका 5 मीटर है। हमें O से लेकर कहाँ तक बताना है? सेंटर ऑफ मास तक। इसका मास मालूम नहीं, इसका मास मालूम नहीं, बट एरिया निकाल सकते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल एरिया निकाल सकते हैं। हाँ, किसका? O से CM तक का। कैसे जानेंगे? 3 मीटर होगा। ये नहीं पता कर सकते हम, कंफर्म नहीं है ये। हम क्या लगाएंगे मालूम है? y इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, m1 और m2 निकालना है। तो क्या करेंगे? पहले हम एरिया निकाल लेते हैं हॉरिजॉन्टल का, है ना? एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल पार्ट कितना होगा? 8 इंटू 2 16 मीटर स्क्वायर। बोलो होगा? बोलो। और एरिया ऑफ वर्टिकल पार्ट ये कितना होगा? ये 6 है, ये कितना है? 2। 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो सही है? बोलो भाई। 8 इंटू 2 16 हो गया, और ये कितना है आपका? 6, और ये कितना है? 2। 16 इंटू 2 12 हो गया। दैट्स इट। हमें इनका मास अगर बताना है तो कैसे निकालेंगे? आप यहाँ पर लेट कर लोगे। क्या कर लोगे? लेट। मास पर यूनिट एरिया इज x मान सकते हो। तो इसको हम m1 कह दें, इससे को कह दें m2। m1 कितना आएगा बताओ? यूनिट एरिया का मास x है, तो इतने एरिया का मास 16x। बोलो क्लियर? m2 कितना हो जाएगा? यूनिट एरिया का मास x, तो इतने एरिया का मास 12x। क्लियर है? तो हमको y निकालना है, ये डिस्टेंस O से लेकर CM तक। तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना हमने निकाल रखा है अभी? 16x। y1 है कितना? ये आपका y1 है 1 मीटर, मैंने पहले बता दिया है। 1 प्लस
m2 12x है, y2 कितना है 5 मीटर, ये अपॉन m1 प्लस m2 16x प्लस 12x, ये कितना आएगा 16x प्लस 60x अपॉन ये कितना हो जाएगा 18 28x, 60 10 70 76 है ना x, 76x डिवाइड बाई 28x, x x कैंसिल, 76 बाई 28 सॉल्व करो कितना आएगा बच्चा, ये 2 कट जाएगा ना, हाँ 6 1 38 कट जाएगा है ना, और ये 14 कट जाएगा, ये 19 कटेगा और ये 7 कटेगा, 19 बाई 7 आ रहा है, कितना आएगा ये 7 2 जा 14 5 7 2.7 मीटर अप्रॉक्स, कितना आएगा 2.7 मीटर अप्रॉक्स आंसर इसका आएगा, 2.71 दे रहा है इसमें आंसर, ठीक क्लियर हुआ। अब तो ऐसे डायरेक्टली हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर नहीं दे सकते, वेरी सिंपल है। तो सेंटर ऑफ मास बहुत ही इजी है, हो गया। चलो इसको एरेज कर दें। अब देखो कभी कभी हमने एक बताया फार्मूला पढ़ाया था, आप लेक्चर देखेंगे, जैसे पोजीशन का हमको आरसीएम निकालना है तो क्या करते हैं m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन क्या करते हैं m2, ये करते हैं ना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालते हैं तब क्या करेंगे यहाँ पे m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 अपॉन m1 प्लस m2 नोट कर लेते हैं, ठीक है बेटा, ये भी नोट कर लेना, ये भी फार्मूला होता है अपने आप में, ठीक है। कभी कभी हम लोग पोजीशन वेक्टर का हम निकालते हैं सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, किसका, वेलोसिटी का भी सेंटर ऑफ मास, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस पर एक सवाल देते हैं और इसके बाद हम टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। एक सवाल इस पर भी दे देते हैं, लिखिए। हाँ, 2 particles of masses of masses 100 gram and 300 gram at given time
have positions 2i cap plus 5j cap plus 13k cap and minus 6i cap plus 4j cap minus 2k cap। पोजीशंस लिखा इतना इतना मीटर रेस्पेक्टिवली and velocities 10i cap minus 7 j cap minus 3k cap and 7i cap minus 9j cap plus 6k cap मीटर पर सेकंड है ना। ये मीटर पर सेकंड में दिया है और ये मीटर में दिया है रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड वेलोसिटी। डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। तो ये आपको क्या दिया है, ये दिया है वेक्टर r1 दिया है, क्या दिया है, और ये क्या दिया है वेक्टर r2। ये वेलोसिटी वेक्टर v1 दिया है आपका, ये वेलोसिटी वेक्टर v2 गिवन है। आपको निकालना है RCM, क्या निकालना है RCM और VCM, ये दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। तो आई होप ये सॉल्व कर लेंगे, जल्दी सॉल्व करिए। तो इसे सॉल्व मैं करने जा रहा हूँ। देखो RCM निकालना है ना, तो मैंने फार्मूला पढ़ाया है क्या, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, ये लगेगा ना। पहला काम करिए, ये आपका जो M1 है ग्राम में, जो M2 दिया है ग्राम में, इन दोनों को किलोग्राम में बदलेंगे तो M1 आपका आ जाएगा 100/1000 है ना, 100/1000 किलोग्राम आ जाएगा। 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इसमें कितना बचेगा 1/10 किलोग्राम, मतलब 0.1। और M2 कितना जाएगा आपका 300/1000 कैंसिल हो जाएगा, 2 0, 3/10 मतलब 0.3 किलोग्राम, और ये 0.1 किलोग्राम। बोलो सही है। हाँ भाई, ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में आ जाएगा। अब हमको वैल्यू रखने में आसानी होगी, तो यहाँ पर रखेंगे 0.1, R1 के प्लेस पे ये रखेंगे 2i कैप प्लस, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, प्लस 13k कैप प्लस M2 के प्लेस पे 0.3 पुट करेंगे और रखेंगे R2 के प्लेस पे ये कितना दिया है R2 माइनस 6i कैप दिया है ना बेटा, बोलो माइनस 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, किससे यही दिया 6i कैप दिया था, जल्दी बताइए सही है। हाँ एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो। हाँ माइनस 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप राइट है। अपॉन M1 प्लस M2 जब करेंगे तो 0.3 प्लस 0.1 कितना होगा 0.4। बोलो ये सॉल्व कर लेंगे। करना क्या है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। आई कैप वाला आई कैप साथ जुड़े घटेगा, जे कैप वाला जे कैप के साथ में, के कैप वाला के कैप के साथ में। ठीक है, बोलो ठीक है भाई। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 हो जाएगा आई कैप, ये 0.5 जे कैप प्लस 0.1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये 1.3 के कैप। सही है।
इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, सही है ना मल्टीप्लाई, तो चेक कर लिया जाए, तो फास्ट करते हैं चेक हमको, 0.3 इंटू 6, ठीक है 1.8, और ये हो जाएगा प्लस 1.2 जे कैप माइनस 3 टू द 6.6 के कैप डिवाइड बाई 0.4। अब बताओ आई कैप कहाँ पे है, यहाँ आई कैप था, है ना, प्लस माइनस है तो क्या होगा, घटेगा, तो 1.6 में आएगा ये, आई 1.8 माइनस 0.2 कितना होगा, तो माइनस 1.6 आई कैप बचेगा, 0.5 जे कैप और 1.2 तो 1.7 हो जाएगा जे कैप, और ये 1.3 माइनस 0.6 कितना होगा, 13 में 6 गया 9, 0.9 आएगा बेटा, कितना आएगा 0.9 के कैप डिवाइड बाई 0.4, यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना, 0. कहाँ पे 12 में से अगर हम कहाँ है ये 13 में से 6 घटाओ कितना होगा, भाई 13 हो जाएगा ये, और 13 में 6 गया 7 आएगा ना, अच्छा हमने कुछ 4 समझ लिया, चलो वेरी गुड, थैंक यू। हाँ तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सही है। ऐसे ही आप क्या करोगे, VCM निकाल लेंगे, M1 ये V1 ये V2, M1 V1 M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2, यही आएगा आंसर, ठीक है ना, तो इसे सॉल्व कर लेना, आगे कर लेंगे ना। तो आई होप सेंटर ऑफ मास में और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। आगे बढ़े, अब इरेज करें, तो अब हम लोग बढ़ते हैं रोटेशनल मोशन की तरफ, ठीक है, रोटेशनल मोशन। हेडिंग रहेगा आपका क्या, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन है क्या बच्चों, मालूम है, ये एक स्पेशल टाइप का सर्कुलर मोशन है। क्या है ये, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, ये एक स्पेशल टाइप का सर्कुलर मोशन होता है, क्लियर। अब कैसा स्पेशल है सर्कुलर मोशन का, तो वो होता कुछ इस तरीके से है कि जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, ठीक है, और इस पार्टिकल को मैंने मान लिया कि ये कई पार्टिकल से मिलकर बना, मान लो पहला पार्टिकल यहाँ, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, बस 4 पार्टिकल दिखा रहे हैं, ठीक है। इस पार्टिकल से ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी R1 होगी, और इस पार्टिकल से जो डिस्टेंस होगी ये हमने मान लिया R2 होगी, इस पार्टिकल से ये डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, R3 मान लिया, ये पार्टिकल का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, R4 मान लिया, ठीक है। ये सभी पार्टिकल जब ये अगर रोटेट करेगी ऐसे ऐसे, इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है ऐसे ऐसे, क्लियर, तो इन सभी पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, आप कहोगे इसका पाथ ये होगा, सर्कुलर होगा, बोलो होगा, इसका भी पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, इसका भी पाथ कैसा होगा बेटा, सर्कुलर। इन सभी सर्कुलर पाथ का सेंटर कहाँ लाई करेगा, इसी एक्सिस पर लाई करेगा,
कहाँ लाई करेगा, इसी एक्सिस पर क्या करेगा, लाई करेगा, इस एक्सिस पर ही मिलेगा सबका सेंटर, और सबका एक्सिस भी क्या है, एक ही है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। तो जब कोई बॉडी इस प्रकार से रोटेट करे, सर्कुलर मोशन करे किसी एक्सिस के अराउंड, कि सभी पार्टिकल्स का जो सेंटर है, सभी पार्टिकल्स का सेंटर उसी एक्सिस पर क्या करे, लाई करे, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर मोशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर मोशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर मोशन, ठीक है, इससे हम लोग एंगुलर मोशन भी कहते हैं। तो नोट कर लीजिए। और जब ये रोटेट करेंगे तो ये किसी न किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, वो सर्कुलर मोशन हमने पढ़ाया है चैप्टर 4, इसमें वेक्टर है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है ना। एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाई नहीं पढ़ाए हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ाए हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाए हैं, एवरीथिंग सब कुछ पढ़ा चुके हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम ज़रूर होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप इसे तैयार करिए, है ना। क्योंकि मैकेनिक्स का पार्ट जितना बेसिक क्लियर रहता है उतना अच्छा होता है। पार्ट 1 पूरी आपकी मैकेनिक्स है, और इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है। पार्ट 2 में थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है, न्यूमेरिकल कम है, ठीक है ना, थ्योरी ज़्यादा आती है उससे। तो सबका पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा, सबका सेंटर इसी एक्सिस पर क्या करेगा, लाई करेगा। क्लियर। तो ऐसे मोशन क्या बोलेंगे हम, रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन, ठीक है। नाउ चेंज द पैराग्राफ। अब लिखिए इसमें, लेट अ बॉडी रोटेट्स around an axis with initial angular velocity ओमेगा नॉट। किससे, ओमेगा नॉट। ये है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम ओमेगा। इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है, ओमेगा। तो ये फाइनल हो जाएगा, ये क्या है, इनिशियल। तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंजेस, एंड हेंस एन एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। जब वेलोसिटी में चेंजेस आएगा तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। और एंगुलर वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है तो क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसे हम अल्फा से दिखाएंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, उसी टाइम टी में। मैं मान लेता हूं यहां पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है टी टाइम में थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक एंगल होता है। तो इसमें लिखिए, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, देन
देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन, there are 3 types of equation of rotational motion. यही है इक्वेशन बेटा। थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के कितने इक्वेशन बन गए? 3। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये तीनों क्या है? इक्वेशन है। जैसे कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पे एंगुलर इक्वेशन है ये, है ना, और एंगुलर मोशन की इक्वेशन है। वहाँ पे स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है तो लीनियर इक्वेशन होते हैं। वो क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन। और ये कैसे इक्वेशन है? एंगुलर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जब कोई बॉडी रोटेट करेगी, सर्कुलर पाथ पे चलेगी, तो वो एंगल बनाते हुए चलेगी। क्या बनाते चलेगी? कहाँ एंगल बनाती है? सेंटर पे, है कि नहीं? देखो, जैसे देखो ये कोई मान लो कि ये सर्कुलर पाथ है ना, और इस सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रहा है तो सेंटर पे यहाँ से मान लो पॉइंट ए से यहाँ तक गया बी तक, तो यहाँ से कोई एंगल बनेगा नहीं बनेगा? बताओ। यहाँ से यहाँ तक क्या बना? एंगल बना। तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? और इसे मेजर करेंगे किसमें? रेडियन में। अगर यहाँ पर वेलोसिटी इसकी ओमेगा नॉट है तो टी टाइम में कितना हो रहा है? यहाँ पे ओमेगा हो गया। तो इसमें क्या आया? एक एक्सेलरेशन आया अल्फा। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। तो कितने इक्वेशन बन गए? ये इक्वेशन बन गए। क्लियर है ना? तो थीटा मेजर करेंगे रेडियन में और इसे ओमेगा को मेजर करेंगे रेडियन पर सेकेंड में। किस में मेजर करेंगे? हाँ, रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है, ध्यान रहेगा, इसको याद रखना। इसकी प्रूविंग इम्पॉर्टेंट नहीं है स्कूल के एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है, बट इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो इक्वेशन याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पहला काम करना जाके एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, ये सब सर्कुलर मोशन जाके पढ़ना, बुक रीड करना। ठीक है ना? तब थोड़ा इसके क्वेश्चन 2-4 कराने में मज़ा आएगा। सैटरडे को हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और ये पढ़ाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें, और इसमें हम सीखेंगे अब आपका जो टॉपिक है वो है टॉर्क के बारे में। किसके बारे में? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट होता है। कपल क्या होते हैं, है ना, वर्क डन बाय टॉर्क कैलकुलेट करना है, एंगुलर मोमेंटम सीखना है। तो बहुत कुछ इसमें भी पढ़ना है। और इस टोटली मैकेनिक्स है। इस चैप्टर का बहुत ज़्यादातर यूज़ फिजिक्स क्लास 12 में होती है। किसमें? क्लास 12 में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। इस चैप्टर के जितने भी थ्योरी है ना, तो इसके जो प्रिंसिपल हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं, बहुत ही सावधानी से पढ़िएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के। ठीक है ना? थ्योरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल में सेंटर ऑफ मास से ज़्यादा पूछता है। किससे? सेंटर ऑफ मास से। बाकी सब पे न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही सेकंड लेक्चर में।
अब थर्ड लेक्चर हमारा कब होगा? सैटरडे को होगा, तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से आप रेगुलर रहिए, ठीक है, और पीछे का रिवाइज कर लीजिएगा। सैटरडे को फिर हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। ओके, थैंक यू।